हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आई टेस्ट टाइप्स। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, पर ये क्या है, ऐसा टाइप है जो क्वेश्चंस आते आते मतलब हमारे नॉलेज पे मे बी नहीं बेस्ड होते, ये सिर्फ हमें अपने कॉमन सेंस से करने होते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जो पार्ट सी में पूछे जाते हैं नॉर्मली, ये एक से या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं जो तुम सिर्फ आंखों से देख के थोड़ा बहुत समझ के कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो। तुम्हें नॉलेज नहीं है उस चीज़ की फिर भी तुम कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हें पता है कि अगर पार्ट सी में एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और अगर तुम्हें दो क्वेश्चन भी ऐसे करके आ रहे हो तो 8 मार्क्स तुम्हें मिल रहे हैं। और ये तो इतना बड़ा मार्जिन है लाइफ साइंसेस, किसी भी टेस्ट में 8 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आज हम ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जिससे अगर तुम्हारा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर में आए जो सितंबर वाला होने वाला है या फिर अगस्त में जो होगा, तो एटलीस्ट तुम्हें आइडिया हो कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये वाले क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा जाना है। क्योंकि जब पेपर आता है तो हमें स्क्रॉल करना ही पड़ता है उसको एक एक बार ना क्वेश्चंस को, और 75 में से 25 क्वेश्चंस चूज करने हैं। तो अगर हमें दो क्वेश्चंस ऐसे मिल गए तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो हमें ये आने चाहिए, इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, an interrupted mating experiment was performed between HFR strain A plus B plus and C plus and F negative strain A minus B minus and C minus strains. Now the genotype of majority of the streptomycin resistant X conjugate after 10, 20 and 30 minutes of interrupted mating is given below. इसमें क्या बोला है कि हमने एक मेटिंग एक्सपेरिमेंट करा जिसमें एक स्ट्रेन थी ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव, और एक थी ए नेगेटिव बी नेगेटिव एंड सी स्ट्रेन। नाउ तो जीनोटाइप जो मेजोरिटी वाला आया 10 और 20 और 30 मिनट्स के बाद क्या होगा, और क्या होगा सेकेंडली क्या पूछा है इन्होंने कि मोस्ट प्रोबेबल जो होगा उनका जीन ऑर्डर क्या होगा। तो इन्होंने बोला 10 मिनट बाद ये आया है, 20 मिनट बाद ये आया है एंड 30 मिनट बाद ये आया है, ठीक है। अब मैं तुम्हें 5 सेकंड्स का टाइम देती हूँ, आप सोचो आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि तभी चीज़ें समझ में आएंगी। जब तक हम खुद करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैं तुम्हें पकी पकाई खिचड़ी दे दूंगी, तुम उसको खा तो लोगे लेकिन तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा बनी कैसे है ना। तो अभी तुम पहले आंसर निकालो, कमेंट बॉक्स में डालो, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगी। ओके चलो देखो 10 मिनट्स में क्या है हमारा ए पॉजिटिव, ठीक है। 10 मिनट्स में क्या है हमारा ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव एंड सी नेगेटिव। 20 मिनट में भी ए पॉजिटिव आ गया है ना, 20 मिनट में भी ए पॉजिटिव आ गया और 30 मिनट में भी ए पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि अगर मैंने पहली बार स्ट्रेन को निकाला तो 10 मिनट में भी ए पॉजिटिव आ रहा था, 20 मिनट में भी आ रहा है, 30 मिनट में भी आ रहा है। इसका मतलब कि जो ए है वो तो हमारा पहला होने वाला ही है, ठीक है। इसके बेसिस पे क्या करोगे तुम, जो ऑप्शंस हैं उसमें से देखोगे जाके। अब एलिमिनेशन वाला तुम गेम खेलोगे कि जो भी ऑप्शंस हैं जिसमें ए पहले नहीं है तुम उसको क्या करोगे, पहले ऑप्शन से हटाओगे, बी नहीं आएगा और सी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 4 में से एक ऑप्शन को चूज करना इजी है या फिर 2 में से एक ऑप्शन को चूज करना इजी है। तो ऑब्वियसली जब 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए अब इजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा हमने कि बी 2 बार नेगेटिव आ रहा है, बी सिर्फ 30 मिनट्स वाले में आ रहा है। पर अगर हमने देखा कि जो सी पॉजिटिव है वो हमारे 20 मिनट पे भी आ रहा है और हमारा 30 मिनट्स पे भी आ रहा है, 20 मिनट्स पे भी आ रहा है और हमारा 30 मिनट्स पे भी आ रहा है, कौन, सी पॉजिटिव। तो इससे पता चल गया कि जो नेक्स्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो इससे हमें ज्यादा क्वेश्चन पेपर में ये जाने की जरूरत नहीं है ओ अब मुझे गलत आंसर भी देखना है, नहीं। ए सी पता चल गए, हमारा आंसर हो गया डी, हमें इतना पता चल गया। अगर हम लास्ट वाला भी ऑप्शन देखें अब बी के लिए, तो बी हमेशा किस में आ रहा है, सिर्फ 30 मिनट्स वाले में बी आ रहा है। दैट मीन्स जो लास्ट होगा वो हमारा क्या होगा, ए सी बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर हो जाएगा। देखा आप लोगों ने, इतना इजी है ये क्वेश्चन। अगर आप एक बार सिर्फ इन चीजों को मिला के देख लेते, इन चीजों को, तब भी आपको ये आंसर निकल के आ जाता। दैट मीन्स ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब इतने इजी क्वेश्चन होते हैं तुम 4 मार्क्स फ्री में ले रहे हो। तो ये क्वेश्चन तुम्हें करने आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे
तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और मार्क्स भी काफ़ी बढ़ते हैं। मार्क्स तो खैर इम्पोर्टेंट हैं ही, उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर ऐसे मार्क्स मिल रहे हैं फिर तो क्या ही बात है ना। ओके, जस्ट वेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the three E. coli mutants are isolated which require compound A for their growth. The compounds B, C, D known to be involved in the biosynthetic pathway of A. ठीक है? In order to determine the pathway, the mutants are grown in the medium supplemented with the one of the compound A to D. Now results are summarized below. अब हमें क्या पता है, पॉजिटिव तो इंडिकेट कर रहा है इसकी ग्रोथ को, और जीरो इंडिकेट क्या कर रहा है, लैक ऑफ ग्रोथ को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ ए। अच्छा ठीक है, मैं फिर से 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जस्ट गो एंड सॉल्व, उसके बाद मुझे आंसर करो कमेंट बॉक्स में, और फिर मैं तुम्हें आंसर बताऊंगी। ठीक है, ओके चलो देखो, इसमें क्या बोला तुम्हें कि अब हमें अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे ये तो हमें आता ही नहीं है, ये तो हमारी नॉलेज के बाहर है क्वेश्चन। ठीक है, पर अब हमें इस क्वेश्चन का सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ तुम्हें ये वाला पार्ट देखना है, ये वाला पार्ट देखना है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये देखना है क्या पता करना है, बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ ए पता करना है। ठीक है, और हमें किसी से मतलब नहीं है। देखो इसमें क्या करेंगे, जब हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे म्यूटेंट हमें पता करना होता है या फिर हमें ऑर्डर पता करना होता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, देखो इसमें ए में 3 पॉजिटिव है, डी में 2 पॉजिटिव है, सी में 1 पॉजिटिव है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हो सकता है ए, डी, सी और बी, हो सकता है ये वाला हमारा आंसर हो। ठीक है, या हमारा क्या आंसर हो सकता है, बी, सी और डी और ए, ये वाला भी आंसर हो सकता है। अब हमें कैसे पता करेंगे हम इस क्वेश्चंस में, तो देखो हमें पता चल गया ए पहले आएगा या फिर लास्ट में आएगा, तो है ना। तो अब क्या करना है हमें कि इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये करना होगा कि जो ए होता है, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं, राइट साइड में। जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा उसको राइट साइड में, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा उसको लेफ्ट साइड में। तो मतलब ए तो हमारा राइट साइड में आ गया, और सबसे लेफ्ट साइड में कौन सा आ गया, बी। अगर तुम्हें इतना भी आता है ना, तो इससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखो बी और ए हमें पता चल गया, तो या फिर तो आंसर ये होगा या फिर तो ये वाला होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, सी, बी और डी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सिर्फ आंसर क्या हो सकता है, ए और सी में कुछ हो सकता है। अब ए अगर हमारा सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो इसके नेक्स्ट कौन सा होगा, हमारा डी होगा, है ना, क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये किस में है, ए, डी, बी और सी, ये कौन सा आंसर होगा, हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ। तो हमें इन क्वेश्चंस में क्या देखना है, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है उसको राइट साइड में लिखो। ठीक है, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है उसको लेफ्ट साइड में लिखो, मतलब जो जीरो दिखा रहा है या फिर नेगेटिव दिखा रहा है उसको लेफ्ट में लिखो। उसके बाद जो उससे कम पॉजिटिव है उसको नेक्स्ट, उससे कम पॉजिटिव उसको नेक्स्ट। ऐसे हमें क्या निकालना होता है, इनका ऑर्डर निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा कॉमन सेंस। अभी मैंने बताया ना कितना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये याद रखना, एक ये आई टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, एक बार तुम करके जाओगे, चीजें तुम्हें समझ में आती जाएंगी और सब कुछ होता जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, DNA from the strain of bacteria with the genotype A positive, B positive, C positive, D positive and E positive was isolated and used to transform a strain of bacteria that was this. Okay, the transformed cells were tested for the presence of donated genes. The following genes are found to be co-transformed. ठीक है, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ 5 मिनट, सॉरी 5 सेकेंड, तुम करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है,
ओके इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये हमें दे रखा है P का A पॉजिटिव D पॉजिटिव, इसका ये और ये ना हमें क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ द जीन्स। अब हमें क्या पता करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ द जीन्स। अब हम इसमें ना राइट वाला रूल लगा सकते हैं ना लेफ्ट वाला रूल लगा सकते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तुम ये देखो कि पहले कौन एक बार आ रहा है, ठीक है, A पॉजिटिव एक बार आया है और B पॉजिटिव एक बार आया है, ठीक है, ये हो गया हमारा। पर अब तुम आंसर में जाके देखो, आंसर्स में क्या है, देखो A यहाँ पे आगे हो रखा है, मतलब हमें ये तो पता चल गया इधर भी A है, इधर भी A है और इधर भी A है। तो तुम्हें क्वेश्चंस जो हैं खाली ये क्वेश्चन से सॉल्व ना करके इस पार्ट और इस पार्ट से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तुम्हें इस पे नहीं जाना है कि वहाँ पे क्या बता रखा है क्या नहीं बता रखा है, तुम्हें इस पार्ट को देखना है और इस पार्ट को देखना है, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया A से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो हमने पहले लिख दिया कि A से स्टार्ट हो गई, तो A हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। अब ये देखो A के साथ कौन सा आ रहा है, D पॉजिटिव आ रहा है, तो D हो गया, D पॉजिटिव आ रहा है ये रहा A के साथ। नाउ अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, ये देखो कि जो D पॉजिटिव के साथ में जो है, जो नेक्स्ट वाले D पॉजिटिव के साथ में क्या है, हमारा C है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑर्डर होगा क्या होगा हमारा, C पॉजिटिव होगा। आया समझ में, पहले हमने यहाँ से देखा कि A तो है ही हमारा, क्योंकि जो A या B एक एक आ रखा था, तो हमें पता चल गया A हमारा फर्स्ट होने वाला है। अब A के साथ क्या है, D है, तो मतलब A का D सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर पे कौन सा आ गया, D। अब D के साथ कौन अटैच्ड है, C अटैच्ड है, यहाँ पे देखो ये रहा C आ रखा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, C होगा। अब C के साथ क्या है, C के साथ क्या है, ये रहा E, ये क्वेश्चंस में सब कुछ दे रखा है, देखो E हो गया नेक्स्ट। अब E के साथ क्या आ रखा है, B आ रखा है। आया समझ, कितना इजी है ये, है ना। और तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ADCEB, आंसर कौन सा हो जाएगा, B वाला, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ तुम्हें क्या क्वेश्चंस में ये देखना है कौन किससे लिंक्ड है। हमें पता चल गया A वाला आंसर है, A से कौन लिंक्ड है, D लिंक्ड है A से, उसके बाद D से कौन लिंक्ड है, C लिंक्ड है, C से कौन लिंक्ड है, E, और E से कौन है, B। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अगर किसी को एग्जाम में गया और उसको इतना पता है कि ऐसे लिंक से निकाल सकते हैं चीज़ों को, तो कभी कभी क्या लगता है बच्चों को कि हम लोग इतना बड़ा एग्जाम देने आ रहे हैं, क्या पता कि इतना इजी तो नहीं देंगे ये लोग, यू नो, क्योंकि मैं भी सोचती थी ये लोग मतलब ये चीज़ें पहले कि ना इतना बड़ा एग्जाम है, इतनी छोटी चीज़ थोड़ा देंगे, इतना दिमाग थोड़ा कम लगाएंगे हम लोग कि और आंसर ऐसे निकल आएंगे। तो ऐसे ही आंसर निकल के आते हैं, ठीक है, याद रखना ऐसे ही, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं, सिर्फ देखना है और समझना है क्वेश्चन को। Now, next is a series of cell lines was created by fusing a mouse and the human somatic cells. In mouse-human somatic cells hybrids, the human chromosome tend to get lost before becoming a stable cell line. Some hybrid cell lines may carry human chromosome deletions. Each cell line was examined for the presence of the chromosome and for the production of an enzyme. The following results was obtained. Now, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, विच सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम हैज अ जीन कोडिंग फॉर द एंजाइम। तुम्हें ये क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें इधर से समझ में आना चाहिए कि हमें जीन प्रोडक्ट ये दे रखा है, क्रोमोसोमल सेगमेंट ये है, और हमें क्या पूछा है, जीन एनकोडिंग एंजाइम पूछा है, जो पर्टिकुलर उस सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम को एनकोड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या देखना है, अभी मैं सिर्फ तुम्हें 5 सेकंड देती हूँ, तुम फिर से देखो और आंसर करो, सबमिट करो नीचे, उसके बाद हम फिर बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। हो गया। नाउ देखो इसमें क्या करें, मैं सेल एंड डी ABCDE ये हमें नहीं देखना है, हमें मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब हमें ध्यान क्या देना है, देखो अगर हमने जब जीन प्रोडक्ट निकाला तो A में हमारा पॉजिटिव है, B हमारा पॉजिटिव है, C हमारा नेगेटिव है और D हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और E हमारा नेगेटिव है। तो हमें क्या देखना है इसमें कि जो
इससे मिलता हुआ कोई भी अगर क्रोमोसोमल सेगमेंट है, कोई भी क्रोमोसोमल सेगमेंट जो हमारे जीन प्रोडक्ट को मैच करेगा, वही इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊं, इतनी बार पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स यूं ही मिल जाते हैं। तो आपको सेम इसी पैटर्न का इधर ढूंढना है इन क्रोमोसोमल सेगमेंट्स में और आंसर लगा के आ जाना है। अब एक और चीज, अगर मैं सबको ढूंढने बैठूंगी तब भी मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है ना। तो मैं अगर 1p लगाऊं फिर 1q और हो सकता है आंसर ये लास्ट वाला हो, तो मेरा तो 10 मिनट यहाँ पे ही वेस्ट हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, मुझे ऑप्शंस पे देखना पड़ेगा। सिर्फ मुझे 4 चीजें ही, मतलब 4 सेगमेंट ही देखने हैं, मुझे पूरा ये इतने सारे सेगमेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें टाइम भी सेव करना है, हमें स्ट्रेटजी लगानी है, मतलब आई टेस्ट करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हमें टाइम को भी मैनेज करते हुए चलना है। आई समझ? देखो अब देखो 1p में फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, मतलब ये तो कैंसिल हो गया, इसका तो है ही नहीं क्योंकि ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज 5p, 5q की बात करें तो फर्स्ट भी पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तुमने देखा, अब हमें इजीली पता चल गया कि आंसर क्या होगा इसका, 5p इसका आंसर होगा। अच्छा और भी चेक कर लो, क्या पता कोई और भी आंसर हो ऐसा। 5q देखो 3 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, ये तो पूरी तरह गलत हो गया। नेक्स्ट इज 4p में देखो 3 नेगेटिव लगा था, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो हमें पता चल गया कि अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें जीन प्रोडक्ट दे रखा है और किसी भी क्रोमोसोमल सेगमेंट से मैच करना है, ऐसा नहीं कि क्रोमोसोमल सेगमेंट है, कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है, इसी फॉर्म में कुछ और दे सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हमें इस जीन प्रोडक्ट से हमें इस क्रोमोसोमल सेगमेंट को मिलाना है और जो सेम मिलता हुआ होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप इससे ज्यादा इजी तो कोई क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, यू नो। तो ये आपको आना चाहिए। वेट एक सेकेंड, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन करो अपने आप, थोड़ा ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन एनालिसिस ऑफ 4 microsatellite markers was carried out in a family showing a genetic disorder. Now the results are summarized below. तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक उन्होंने बोला है कि हमने माइक्रोसैटेलाइट मार्कर्स का एनालिसिस करा है इन अ फैमिली विच इज शोइंग अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और रिजल्ट्स हमारे ये हैं कि पेरेंट 1 ये था, ठीक है, पेरेंट 2 ये था। तो पेरेंट 1 क्या है, जब ऐसे होता है तो पेरेंट 1 क्या है, डिजीज्ड है, ये क्या है, फीमेल, ठीक है, ये फीमेल है जो डिजीज्ड है, ये मेल है जिसमें डिजीज नहीं है। अब जो बच्चे हुए वो फर्स्ट डिजीज है, सेकंड डिजीज्ड है, फिफ्थ डिजीज्ड है एंड सिक्स डिजीज्ड है। तो ये फ्लो चार्ट उन्होंने निकाला। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ये जो भी है, ये 4 माइक्रोसैटेलाइट जो मार्कर्स हैं वो हमने रखे। देखो पेरेंट 1 क्या है, अब तुम्हें निकालना कैसे है इस क्वेश्चन को। देखो पेरेंट 1 क्या है, डिजीज्ड है, मतलब क्या, इससे क्या पता चला कि जो पेरेंट 1 है वो रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज को ट्रांसफर करने के लिए। पेरेंट 2 तो नहीं है, ठीक है, पेरेंट 1 ही है जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज को ट्रांसफर करने के लिए। तो देखो कि P2 वाले से हमें मैच कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या देखना है, P1। अब हमें सिर्फ क्या देखना है, पेरेंट 1 को कि कौन कौन सा डिजीज हो सकता है। तो 1 में नहीं होगा, मतलब इसमें M1 में तो होगा नहीं, क्योंकि देखो ये सारे किससे मिले हुए हैं, पेरेंट 2 से मिले हुए हैं, ठीक है। तो हमारा M1 तो हो गया कैंसिल। आया समझ? हमें क्या करना है, ऐसे, ओके जस्ट वेट, हमें क्या करना है, इस M1 को देखना है, ठीक है। M1 में क्या है, P2 वाला दे रखा है, P2 में 1 2 एंड 3। तो इससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमारा जो M1 होगा वो तो हमारा डिजीज कैरी नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी चीज के लिए।
हमें ये देखना है कि जो P2 है ना, ये वाला, ये तो हमारा डिजीज था ही नहीं, तो ये तो हमारा डिजीज हो ही नहीं सकता, ये तो कैंसिल हो गया हमारा। अगर हम M2 की बात करें, ये किस में आ रहा है, पेरेंट 1 में आ रहा है, और पेरेंट 1 क्या था, डिजीज था। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें भी आया, ये इसमें भी आया, 1 2 3 4, मतलब ज्यादा मैक्सिमम टाइम किस में आ रहा है, M2 में। तो हो सकता है ये डिजीज हो, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल हो। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट M3 की बात करें तो P2 में, P2 तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं इस चीज के लिए, तो ये से कोई हमारा नहीं पड़ने वाला है। M4 की बात करें, ये P1 में, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है किसी भी चीज को करने के लिए, पर ये कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, जबकि M2 कितना आ रहा था हमारा, 4 टाइम्स आ रहा था, मैक्सिमम टाइम्स आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विच मार्कर शोज द लिंकेज टू द डिसऑर्डर, कौन सा शो कर रहा है, कौन कर रहा है, M2 कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट हुआ है। लिंकेज का मतलब होता है कि अगर एक भी कोई चीज लिंक्ड है साथ में, तो वो अलग नहीं हो पाती है, वो साथ में ही चलती है। तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो M2 है वो जीन को कितने अच्छे से लिंक करके चल रहा है, चारों में वो एक्सप्रेस हुआ है, तो दैट मीन्स वो अच्छे से लिंक्ड है। आया समझ। तो हमें ये क्वेश्चंस, देखो कितना इजी क्वेश्चन था कि हमें सिर्फ ये देखना था डिजीज कौन सा है, P2, तो हमें ये पता चल गया कि हमें P2 से P1 हमारा डिजीज है, तो हमें P1 को ही ज्यादा नोटिस करना है, हमें P2 को देखना ही नहीं है। ठीक है, तो P1 किस में आ रहा है, M2 में आ रहा है, M4 में आ रहा है, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए। ठीक है, बचे ये दोनों ऑप्शन। उसके बाद देख लेना है किसमें मैक्सिमम आ रहा है, किसमें मैक्सिमम नहीं आ रहा है, और ये हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो और मुझे आंसर करो। देखो क्या है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्लेडोग्राम। ये मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे और टेक्सोनोमी वाला जो बेसिकली टॉपिक करेंगे तब हम क्लेडोग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डेटा मैट्रिक्स गिवन बिलो, अज्यूमिंग अ जीरो आर प्लेजिमोर्फिक। ये मैं सारा बताऊंगी, प्लेजिमोर्फिक क्या होते हैं, एपोमोर्फिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड 1 इज अ एपोमोर्फिक कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इसमें तो अब पहले हम सोचेंगे यार मुझे प्लेजिमॉर्फिक भी आना चाहिए, मुझे एपोमॉर्फिक भी आना चाहिए, क्लेडोग्राम भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा, पर ये वाले क्वेश्चन भी अगर तुम थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाओगे तो वहां से हो जाएंगे। तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से कि तुम्हें पता है या नहीं पता है। तुम्हें क्या देखना है, अब देखो तुम्हें देखना है कि एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स कौन है, एक एक है। ठीक है, जो 1 है वो हमारा एपोमॉर्फिक कैरेक्टर, तो हमें वो देखना है। देखो इसमें हमारा ए में कोई एपोमॉर्फिक कैरेक्टर नहीं है, बी में कितने हैं, 2 एपोमॉर्फिक कैरेक्टर हैं, कितने हैं, 2, और सी में कितने हैं, 1, और डी में कितना है, 3। ठीक है, अब में से पता चल गया कि जहाँ पे 0000 आता है ना, उसको तुम रख दो सबसे अलग, मतलब सबसे अलग रख दो, कोई नहीं जानता इस इंसान को। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया हमारा, ए हो गया। ठीक है, ए हो गया, ये हम जानते ही नहीं इस इंसान को, 000 है, 0 लोगों को हम जानते ही नहीं, तो 0 को हमने रख दिया बिल्कुल साइड में। अब क्या देखना है कि अब तुम सबसे ज्यादा और किसके पास 0 है, सी के पास 0 ज्यादा है, अब उसको भी क्या करो, तुम थोड़ा अलग रख दो, लेकिन कुछ लोगों के साथ में। ठीक है, ये अलग रख दिया। ठीक है, अब बी और डी, ये दोनों हो सकता है कि एक ही एक ही पेरेंट के बच्चे हों, या फिर कॉमन ओरिजिन हो, क्योंकि इसमें भी 2 आ रखे हैं, इसमें भी 3 आ रखे हैं। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि दोनों साथ में हो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को क्या करेंगे, साथ में रख देंगे। एक हो जाएगा हमारा बी, जो थोड़ा कम इवॉल्व होगा। अब याद रखना है हमें जो लेफ्ट साइड पे रखना है वो कौन सा रखना है, जिसमें हमारा कम A1 आ रखा है, या फिर जिसमें ज्यादा 0 आ रखा है। ठीक है, तो डी को कहाँ रखेंगे, हम राइट साइड में रखेंगे। तो हमारा कौन सा ग्राफ बन गया, ये बना, ये तो नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि सी और डी को कनेक्ट दिखा दिया, तो सी और डी तो कनेक्ट ही नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो 1 है और इसमें 3 है, तो 1 और 3 का तो कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, और इसमें बी को आगे रख दिया, जब बी तो एडवांस है, कैसे एडवांस है, क्योंकि इसमें 2 है और सी के पास 1 है, तो बी एडवांस है, तो बी को तो
पीछे जाना ही नहीं चाहिए था, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगर मैं इसको देखूं तो इसने क्या कर दिया, बी को रख दिया सबसे अलग, जबकि हमारे जीरो किसके पास है, ए के पास है, तो ए वाला तो हमारा हमेशा ही लेफ्ट साइड पे आएगा। अगर जीरो जिसके पास है वो लेफ्ट साइड में सबसे अलग जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। ए इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और ये वाला कैसे सही हो गया, क्योंकि ए के सबके पास जीरो, सबसे ज्यादा जीरो थी, तो इसलिए हमने उसको सबसे अलग रख दिया, सबसे अलग फेंक दिया कि तू वहीं पे रहो। ठीक है, नेक्स्ट सी, क्योंकि उसके पास कम वन थे। बी और डी कनेक्टेड होंगे, क्यों, क्योंकि बी के पास भी 2 है और डी के पास 3 है, लेकिन जो बी होगा हमारा लेफ्ट साइड में होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास इतने 1 नहीं जितने डी के पास थे। ठीक है, तो इसमें हमें जरूरत पड़ी कि हमें प्लेजिमॉर्फिक पता होना चाहिए, एपोमॉर्फिक पता होना चाहिए, नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी है। हमें क्या देखना है, इस नंबर को देखना है, जो 0 1 1 जो नंबर दे रखे हैं हमें इन्हें देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जीरो होंगे उनको लेफ्ट साइड पे रखो, सबसे अलग रखो, जैसे ये रखा हुआ है सबसे अलग। उसके बाद उससे कम जीरो है, मतलब उससे उससे कम जीरो है, तो फिर उसके नेक्स्ट, और उनके जिसके कम है उसको ऐसे अरेंज करते जाओ और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें ये वाला समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। और तुम्हें क्या करना था, सिर्फ इस टेबल को देखना था। ठीक है, उसी टेबल से तुम ग्राफ बना लेते 5 मिनट में, या फिर तुम सिर्फ इस बात पे चूज कर सकते कि ए इधर आ रहा है, ओके सॉरी, ए इधर आ रखा है और ए इधर आ रखा है, तो तुम्हें इससे पता चल जाएगा कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और डी में सबसे ज्यादा, तो डी हमारा क्या होगा, लेफ्ट राइट साइड में होगा। बी और सी का खेल था, हमें पता चल गया बी में ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो हमारा डी के करीब आएगा। ठीक है, तो ये इसको निकालने का तरीका होता है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तुम थोड़ा देखो, समझो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो पहले। देखो क्या क्वेश्चन है, एट अ गिवन टाइम द एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन वाज शोन इन द फिगर। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने एज क्लास का कोई डिस्ट्रीब्यूशन देखा है ऑफ द पॉपुलेशन, ऐसे ग्राफ की तरह। ठीक है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो हमारे वाई एक्सिस पे दे रखे हैं, और जो एज है हमारी कहाँ दे रखी है, एक्स एक्सिस पे दे रखी है। ठीक है, अब हमें पता करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। Which of the following can be inferred from the figure? सिर्फ हमें ये पता करना है कि इस फिगर में क्या बोला है, हमें इन्फर्ड करना है कि इसमें क्या बताया हुआ है। कोई प्रीवियस ईयर नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं इस लॉजिक से कर सकता हूँ। इसमें कॉमन सेंस ही लगने वाला है। इसमें तुम क्वेश्चंस में तुम ये नहीं सोच सकते हो कि अच्छा एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन मुझे याद होना चाहिए, मुझे पर्टिकुलर चीजें पता होनी चाहिए, नहीं, बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं, इन्हें तुम मतलब उस टाइम पे ही सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट क्या है, एज क्लास 2 हैज मैक्सिमम फिकंडिटी। अब मुझे ये बताओ, यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में फिकंडिटी का नाम लिया गया है, कहीं किसी ने डिस्कस करा है इस चीज के बारे में, कहीं भी कुछ लिखा हुआ है? हमारे पास तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो तुम्हें अपने आप से नहीं सोचना है कि नहीं इसमें ये फिकंडिटी, अरे ये तो बहुत मैक्सिमम है तो मतलब ये तो आंसर सही होगा, नहीं। जब तक क्वेश्चन में नहीं दे रखा है ऐसी चीजों को, तब तक खुद से नहीं सोचना है, खुद से दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें ये दे रखा है, नहीं, ये आंसर गलत होगा, क्योंकि हमें कहीं भी ये नहीं दे रखा है कि ये फिकंडिटी का टेबल दे रखा है या फिर हमें ये फिकंडिटी बता रखी है, नहीं, गलत हो गया। नेक्स्ट इज एज क्लास 2 हैज अ मैक्सिमम सर्वाइवल, ये दे रखा है, हमें सिर्फ एज क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है पर ईयर, हमें ये नहीं दे रखा कि ये मैक्सिमम सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइवल का हमें नहीं पता कि कौन जिंदा है कौन मर रहा है, हमें नहीं पता। ठीक है, हम कुछ ऐसे डिपिक्ट नहीं कर सकते इन ग्राफ से, तो ये भी क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। आया समझ में? हमें जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है हमें खुद से इमेजिन करके आंसर को नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम, ऐसा है, ये इक्विलिब्रियम पे, ये तो मुझे इक्विलिब्रियम नहीं लग रहा है, तो ये आंसर गलत हो गया।
एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एन इक्विलिब्रियम, ये क्या होगा, सही हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अब एक और चीज बताती हूँ, अगर क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो वेट। देखो तुम्हें ये नहीं पता, ठीक है, तुम्हें लगा ये वाला भी सही हो सकता है, ये वाला सही भी हो सकता है, लेकिन तुम क्या देखोगे कि देखो एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम, इसमें नॉट लिखा हुआ है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी तुम्हें क्वेश्चन पेपर वाला अगर तुम्हें दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है, दैट मीन्स इन दोनों में से ही आंसर होगा कोई, ये ऊपर वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है, आया समझ। मतलब जहां कॉन्ट्राडिक्टरी दिखा तुम्हें कि यहाँ पे बोला था इक्विलिब्रियम में हो सकता है, इधर बोला नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एक तो सही होगा दोनों में से। तो इसका मतलब है कि अगर कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी स्टेटमेंट आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है, उसमें से आंसर को ढूंढना है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं कि हमेशा यही होगा पर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा, तो तुम पहले वो चीज ट्राई करना, उसके बाद तुम कहीं और जंप मारना, ठीक है। तो ये दोनों तो आंसर होंगे ही नहीं, आया समझ। तो तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग ऐसे लगाना है कि अगर कॉन्ट्राडिक्टरी सबको दे रखे हैं हमें स्टेटमेंट, तो हमें उस पे ध्यान ज्यादा देना है कि आंसर उनमें से एक होगा ही होगा, आया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, करो इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करो। ये आई टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, पर मैं ये तुम्हारी थोड़ा बहुत चेक करना चाह रही थी कि थोड़ा बहुत अच्छे से आता है या फिर थोड़ा बहुत थोड़ा दिमाग लगा के, तुम्हें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में फिर भी तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। चलो स्पीशीज कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, प्रोन मतलब बहुत ज्यादा उसको जो करीबी बना देता है एक्सटिंक्शन के, जो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है, जो बाउंड्री मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रोन है एक्सटिंक्शन के लिए। अब हिंदी मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा प्रोन का, तुम समझ गए होंगे आई होप, कि बहुत ज्यादा एक्सटिंक्शन उसके होने के चांसेस हैं ज्यादा, वो कौन होगा। देखो इसका कॉम्बिनेशन हमें कैसे देखना होगा, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जो उसकी हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसका ज्यादा चांस होगा एक्सटेंशन का, मुझे बताओ। ऑब्वियसली होगा, जैसे अगर तुम अच्छा ठीक है ये वाली चीजें देखो तुम, जैसे टाइगर है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर फील्ड में ही काम करते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड कंडीशन में रहते हैं, उनके ज्यादा चांसेस होंगे एक्सटेंशन के होने की, या फिर जो कहीं भी एडजस्ट कर लेता है उसके चांसेस होंगे एक्सटेंशन के। ऑब्वियसली जो स्पेशलाइज्ड बनेगा, तो कोई नहीं होता कि नहीं मुझे यहीं रहना है ना, मुझे एसी ही चाहिए जीने के लिए, मुझे कार में ही जाना है, मैं ऑटो में ट्रेवल नहीं कर सकती, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी सीखी ही नहीं, मतलब उनका वेरिएशन नहीं है लाइफ में, वो एक चीज पे स्टेबल है। तो जिनकी हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है, मतलब उनको इसी चीज में काम करना है, तो वो ज्यादा प्रोन होते हैं एक्सटिंक्शन के, ठीक है। तो ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट इज हाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या हुआ, जैसे तुम देखो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन थी, तो उसमें ये मेल था, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब हो गया मेल और फीमेल वाला। तो जितना ज्यादा अगर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा वो उतना ही स्टेबिलिटी शो करेगा, है ना। जितना कम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब उसको चेंज करने की पावर है, तो चेंज करने की पावर है वो तो अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा, वो एक्सटिंक्शन के लिए प्रोन नहीं होगा। नेक्स्ट इज हाई ट्रॉफिक स्टेटस। ऑब्वियसली जैसे लाइन वाला मैंने एग्जांपल पहले दिया, हाई ट्रॉफिक स्टेटस पे है, बहुत हाईली टॉप मतलब लेवल पे बैठा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस भी उसके एक्सटिंक्शन के बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एक्सटिंक्शन के। नेक्स्ट इज शॉर्ट लाइफ स्पेन। इसका तुम एग्जाम्पल लो कि जैसे अब बरसात अभी हमारे यहाँ पे हो रही है ना, बारिश का मौसम है, तो छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं ना रात को, सुबह सुबह तुम्हें मरे हुए मिलेंगे,
तो जिनका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है वो बहुत ज़्यादा मोर प्रोन होते हैं एक्सटिंक्शन के, वो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चला करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, पी करेक्ट होगा, क्यू करेक्ट नहीं होगा, आर करेक्ट होगा और एस करेक्ट होगा। कौन सा आंसर होगा, बी वाला आंसर होगा, ठीक है। ये तो तुम्हें प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं थी, ये तो तुम्हें अपने डेली बेसिस के एग्जाम्पल्स लेने थे, तुम्हें उसे समझना था और आंसर को लगाना था, है ना। इसमें तो प्रायर नॉलेज की जरूरत तो थी नहीं तुम्हें कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होगा। चलो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारी ज़ूलॉजी की नॉलेज चेक करने के लिए डाला है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में तुमसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और इसका आंसर तुम मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब मैं लाइव आऊंगी तब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो ये जब तो सॉल्व करके रखना लेके, है ना। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रीलॉक्स मैकेनिज्म वाला, और इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इतना इजी है इसको पता करना, इतना इजी है इसको पता करना कि तुम्हारे क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएंगे। पर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इसको एक चीज़ पता होनी चाहिए इसके बारे में, तभी तुम इसको कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें मैं टाइम दे रही हूँ 5 सेकंड का, तुम करो, फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। चलो करो। Okay. Now, this Krelog's P system is used by phage P1 to remove terminally redundant sequences that arise during packaging of the phage DNA. The Krelog system can be used to create targeted deletions, insertions, and inversions in the genomes of transgenic animals and plants. Consider a series of the genetic markers A to K. How should the LOX P site be positioned in order to recombinase can create an inversion in the EFG segment related to the ABCD and HIGK. अब तुम्हें इस क्वेश्चन में देखना क्या है, तुम्हें इस क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हें लास्ट लाइन पढ़नी है। हमें क्या पूछा है, इन्वर्जन पूछा है। क्या पूछा है, इन्वर्जन पूछा है, ठीक है। अब इन्वर्जन के लिए क्या होता है, जब क्रीलॉक्स मैकेनिज्म बात करते हैं तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन जब होगा होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। आया समझ। अगर हम इन्वर्जन की बात करेंगे तो दो एरो जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, ऐसे अपोजिट काम करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। और किस सेगमेंट का बोला है, EFG सेगमेंट का बोला है। तो हमें और कोई सेगमेंट देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ EFG सेगमेंट देखना है और ये वाला पैटर्न देखना है। अगर जहां हमें ये वाला पैटर्न मिलेगा इसका मतलब आंसर हमारा वो वाला ही होगा। आया समझ। देखो ये वाला पैटर्न है, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें पैटर्न है ये वाला। ओके वेट, मैं इसको हटा देती हूँ, अब तुम बताओ। फर्स्ट वाले में पैटर्न है ये वाला, इसमें तो ये वाला पैटर्न है, तो ये वाला क्या होगा, नहीं होगा, ये हमारा इन्वर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट इज, इसमें तो DEFG आ गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। हमें EFG वाला सेगमेंट चाहिए था, इसमें DFG आ गया और इसके एरो भी गलत है ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट इज, देखो EFG भी है और अपोजिट वाला भी है, ठीक है, ये अपोजिट वाला भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ये वाला ही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला जो देख लेते हैं, ये भी नहीं है। तुम्हें समझ में आया, तुम्हें कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ तुम्हें ये पैटर्न देखना था। इवन तुम्हें पेपर वाले ने कंफ्यूज भी नहीं करा, सिर्फ एक ही में दिया ये वाला पैटर्न, सिर्फ एक ही आंसर में दिया ये वाला पैटर्न और तुम उस पैटर्न से ये पूरा क्वेश्चन निकाल सकते थे। तो कितना इजी है इस क्वेश्चन को निकालना। तो तुम्हें ये छोटी छोटी ट्रिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये ट्रिक्स नहीं है, ये मतलब ऑब्वियसली नॉलेज वाली चीजें ये वाली तो, पर ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया ये वाला, ठीक है। ओके वेट, और इसके क्वेश्चन मैं आज करा रही हूँ और जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी शाम वाली जो क्लास होगी मे बी 4 PM होगी, क्योंकि शायद टाइम चेंज हुआ है अभी, तो वो मैं तुम्हें कल ही पता चलेगा, मैं कल ही बताऊंगी वो सारी चीज़ें। और जब भी क्लास होगी हमारी लाइव
मैं पहले ये वाले क्वेश्चंस तुम्हें डालूंगी, उसके बाद तुम्हें ये सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द ट्रांसजेनिक माइस लाइन LOXP sites are introduced in the target gene A in the following manner। उन्होंने बोला कि हमने LOXP साइट्स के साथ में ऐसे उसको टारगेट करा है, ठीक है। अब the transgenic mice line was mated with another transgenic mice line where Cre recombinase is expressed only in B cells. What will be the expression profile of a gene in a Cre-Lox recombinant mice? ठीक है, तो तुम्हें ये वाला पैटर्न दे रखा है और तुम्हें पता करना है कि क्या चीज है इसमें, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और इसका बताती हूँ टॉपिक, मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज कि जब एरो ऐसे दोनों होंगे तो क्या होगा, डिलीशन होगा। क्या होगा, डिलीशन होगा, ठीक है। और एरो अगर ऐसे होंगे तो क्या होगा, आमने सामने अपोजिट एक दूसरे के, तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो ये तो होता है हमारा इन्वर्जन और ये क्या होता है हमारा डिलीशन। याद रखना है ये चीज, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर दोनों ऐसे हैं तो डिलीशन होगा, अगर ऐसे हैं तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो हमें ये दे रखा है तो हमें पता समझ में आ गया कि तो डिलीशन का ही आंसर है ना। तो अब देखो, gene A will not be expressed in B cells as orientation of exon 1 will be inverted by the Cre। इसमें तो इन्वर्टेड दिखा दिया, ये इन्वर्जन का साइन तो है ही नहीं, तो ये वाला हमारा देखते ही गलत कर देंगे, हम लोग को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि इन्वर्टेड लिखा हुआ है तो मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज gene will not expressed in the B cells as exon 2 will be deleted by Cre। अब हमारा डिलीटेड भी आ गया और हमारा exon 2 तो डिलीट हो ही रहा है क्योंकि दो LOXP साइट्स के बीच में है, तो ये डिलीशन होगा इसका। तो exon 2 को क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, तो जीन तो एक्सप्रेस होगा ही नहीं, है ना। सो जीन विल नॉट एक्सप्रेस्ड इन B cells as exon 2 will be deleted by Cre। तो ये क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। Gene will only be expressed in B cells of the recombinant mice where the Cre removes the 2 LOXP sites। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, रिकॉम्बिनेशन तो कहीं मतलब चांस ही नहीं है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन्स विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द B cells as orientation of exon 2 will be inverted। अगेन इट इज इनकरेक्ट। तो हमें ये पता चल गया अब हमें कि अगर ये एरो है, ऐसे एरो दो हैं तो मतलब डिलीशन है, अगर अपोजिट है एक दूसरे तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा। और इसी से हमें क्वेश्चंस आने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं और तुम्हें पता होना चाहिए जब हम क्वेश्चंस नॉर्मली अगर हम कर रहे होते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करना आना चाहिए चीज़ों को। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से काम लेना है और थोड़ा बहुत ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं दे रही हूँ उससे काम करना है। और तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज़ें क्लियर करनी ही हैं क्योंकि तुम्हारा ये अभी लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है, अभी पता नहीं कब कॉलेज स्टार्ट होंगे, कब क्या होने वाला है, तो तुम्हारा मतलब एक साल तो सोचो तुम लेट हो ही गए हो चीज़ों से। तो जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को यहाँ से ग्रैब करने की कोशिश करो, जल्दी से क्लियर करो चीज़ों को और आगे बढ़ो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तुम्हें, वो क्वेश्चंस पूछूंगी मैं तुम्हें कि उससे रिलेटेड होंगे जितने भी मैंने आज क्वेश्चंस कराए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस मैं, जैसे कि LOXP साइट्स वाले होंगे तो नेक्स्ट वाला जब लाइव होगी मेरी तब मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगी क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए फिर इसका मतलब कि इन्वर्जन कब हो रहा है, डिलीशन कब हो रहा है। सेकेंड जो मैंने तुम्हें बताया था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तुम मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे और नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी मेरी आप लोगों के साथ में आप मुझे इसका आंसर बताओगे क्योंकि ये नॉर्मली बहुत ज़ूलॉजी का छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 11th में हम लोग पढ़ते हैं, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। और तभी मैं ये कॉर्डेट्स वगैरह ज़्यादा नहीं पढ़ा रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है, तुम्हें आइडिया होगा इन चीज़ों का। अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी हमारी, आई थिंक कल ही हो जाएगी शायद, तब हम चीज़ को डिस्कस करेंगे अच्छे से और जो भी तुम्हारी क्वेरीज होंगी तुम पूछ लेना। और हाँ, अभी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम आप कब से क्लास लेने वाली हो, क्या होने वाला है,
कि मैं उनको आंसर नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरी ये रिकॉर्डेड क्लास है, अभी लाइव क्लासेस नहीं है। तो आई होप कल से मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा। उसके बाद हम लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे, और जो भी तुम्हारी क्वेरीज होंगी, जो भी तुम्हारा क्वेश्चंस होंगे, हम तभी डिस्कस कर लेंगे। और तुम्हें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, तुम्हें सेकेंड क्लास में क्या पढ़ना है, हम तब ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं और ध्यान से पढ़ाई करो, अपना स्टार्ट करो चीज़ों को। और हाँ, मुझे ये वाली चीज़ किसी ने पीछे वाले कमेंट सेक्शन में भी नहीं डाली, अभी भी मैं पूछ रही हूँ कि जो 2 क्लासेस होने वाली है मेरी, उसमें पहली क्लास में मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊँ, वो तो मेरा सेल बायोलॉजी चलेगा ही चलेगा। जो सेकेंड क्लास है मेरी, उसमें भी सेल बायोलॉजी पढ़ाना है या फिर कोई और स्टार्ट करना है विद क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें क्वेश्चंस नहीं करोगी पर्टिकुलर टॉपिक करने के बाद, तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा ही नहीं कुछ। तुम समझो, तुमने बिना क्वेश्चन के अगर कोई भी टॉपिक क्लियर करा है, दैट मीन्स तुम्हारा सिर्फ 45 या 50% जा रहा है, 50% नहीं गया है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता क्वेश्चन कैसे मोल्ड होके आने वाला है, कैसे पूछने वाले हैं वो लोग। हम सीधी सीधी लाइन पढ़ते हैं, हम सिर्फ सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते कि हम क्या एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, या फिर पेपर वाला कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो वो उसका हमें आइडिया होना चाहिए। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी ऑब्वियसली मैं आपके साथ में रहूँगी। और मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाने वाली हूँ, तो तब अच्छे से और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।